तो कुछ चीज़ें हम आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कलेक्शन कर रहा है, तो उसको बहुत सोच समझ के कलेक्शन करना चाहिए। इसी तरीके से वन पाइस घोड़े वाला, उसमें भी क्या करते हैं, जो बॉम्बे मिंट मार्क होता है उसको कटर से लेके दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे-जैसे हमारा ये वीडियो और ये इसके एपिसोड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे व्यूज़ इसके साथ-साथ सब्सक्राइबर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आते जा रहे हैं और बहुत लोगों तक हमारी रीच हो गई है और हमें भी महसूस होता है कि जनरल पब्लिक की जो डिमांड है, उसके हिसाब से हम उनको सारी बातें बता पाएँ, जो उनके माइंड में उनके क्वेश्चन्स होते हैं। तो आज हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग कलेक्शन कर रहे हैं और ये चीज़ों का हमारे माइंड में इसलिए भी चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, तो उनसे मिलने के बाद जब उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कि क्या-क्या लोगों के क्वेश्चन हैं, जो उनके माइंड में घूम रहे हैं। जनरली क्या होता है कि अभी एक आदमी मेरे को मिला था, वो करीब 6 महीने 8 महीने से बहुत अच्छी प्रैक्टिस में उसने 3-4 साल लगाए यूट्यूब देखने के बाद और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसको लगा कि भाई मेरे को कलेक्शन करना चाहिए। उन्होंने पिछले 6, 7, 8 महीने के अंदर-अंदर ही 12 से 15 लाख उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब उसके बाद वो कल दिल्ली एग्ज़िबिशन का लास्ट डे था। दिल्ली में एक एग्ज़िबिशन चल रही थी, जो मिस्टर वसीम भानू ने ऑर्गेनाइज़ की थी। तो वो एग्ज़िबिशन थी जंतर मंतर के सामने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। तो उसकी कैपेसिटी थोड़ा कम थी, तो इसलिए हमने भी उसका डिक्लेरेशन नहीं किया था कि ज़्यादा पब्लिक आएगी तो ज़्यादा क्राउड बढ़ेगा और उससे सबको इनकन्वीनियंस होगा। क्योंकि कल और परसों जो 3 दिन एग्ज़िबिशन रही है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, जिसमें बहुत सारे लोगों का काम नहीं हो पाया और काफ़ी लोग अब कोशिश क्या होती है कि एग्ज़िबिशन हॉल छोटा होने की वजह से लोग ग्राउंड में काम करते हैं। ग्राउंड में बहुत सारे डीलर होते हैं कि जो जितने भी लोग नए इस फील्ड में आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि काउंटर पे तो सब चीज़ें महँगी हैं और बाहर उनको वही चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो उसमें कुछ तो नए लोग होते हैं, जो इनको अपना माल बेचना होता है, जिनको कुछ नहीं पता होता कि उनके पास सामान क्या है। और कुछ उसमें मिल जाते हैं वो लोग, जो चीटिंग फ्रॉड वाले होते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि भई हम बिल्कुल अननोन बन के अपना नकली सामान, अपना सस्ता सामान, जो नए-नए लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम उनसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो बाहर ही पार्क में बैठ के या रोड साइड खड़े होके या पटरी लगाकर किसी भी एग्ज़िबिशन वेन्यू के बाहर वो बैठ जाते हैं। तो और उसके बाद अगर उनसे आप कुछ खरीदते हो या उनको कुछ बेचते हो, तो प्रॉब्लम ये आती है अगर आपने उनसे कुछ खरीद लिया, तो उसके बाद उस चीज़ की ऑथेंटिक होने या ना होने की गारंटी, मैं ये नहीं कहता कि वो 100% नकली ही होगा या गलत ही होगा। लेकिन उन लोगों का कहीं पर भी कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है या आने वाले टाइम में आप उनको मिल नहीं सकते कि भई यहाँ पर मैंने इनसे ये माल खरीदा था, ये नकली निकल गया। या अगर इस चीज़ की वैल्यू ₹10 थी और हमने इनको 2000 दे दिए या हमने कोई रेयर सिक्का 5000 का उनसे ले लिया और वो नकली था ₹20 का रह गया। तो ये चीटिंग फ्रॉड एक कॉमन सी बातें हैं। या फिर उसमें मान लो आप कुछ बेचना चाहते थे और उन्होंने उसमें से गिनते-गिनते ही उसमें से कुछ आइटम निकाल ली। मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग उसी कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जिन लोगों को चीटिंग फ्रॉड करना होता है, वो उसी भीड़ में मिल जाते हैं और वो नए लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। और इस एग्ज़िबिशन में भी जैसे पिछली हर एग्ज़िबिशन में कहीं न कहीं हम महसूस करते थे कि कुछ ना कुछ सामान चोरी होता है। तो इस एग्ज़िबिशन में भी 2 काउंटर से काफ़ी अच्छा सामान क्वांटिटी में जो वैल्यूएबल था वो चोरी हुआ था। उसके लिए भी सीसीटीवी कैमरे वगैरह देख रहे हैं सारे कि कौन लोग थे। तो कुछ चीज़ें हम आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई कलेक्शन कर रहा है, तो उसको बहुत सोच समझ के कलेक्शन करना चाहिए। जैसे मैंने अभी बात शुरू करते ही आपको बताया था कि मेरे परिचित एक आदमी थे, उन्होंने कलेक्शन शुरू किया। 10, 12, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। उसके बाद वो 2 दिन एग्ज़िबिशन में आए होंगे। उन्होंने मेरे से ये नहीं बताया कि भई वो अपने सामान की कुछ वैल्यूएशन लगवाने आए हैं। क्या किया? मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ खरीदी थी। लेकिन उन्होंने मेरे को ये बताया कि भई 10-15 लाख रुपए का मैंने पिछले 6 महीने में कलेक्शन किया है। तो कल लास्ट डे था, तो लास्ट में मेरे को मिले तो उन्होंने मेरे से कहा कि भई मेरे बस की ये काम नहीं है और मैं इस टाइप का जो इन्वेस्टर मैं बनना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता
और वर्मा जी आप अगर ये सारा माल मेरे से ले लोगे तो मेरे लिए ईज़ी है। तो आज इस वीडियो को बनाते समय मेरे को वही चीज़ बात में आई दिमाग में कि भई जितने भी लोग नए इन्वेस्टर हैं या नए लोग जो इस लाइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इस लाइन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आके वो ये सोचते हैं कि भई ये सबसे ईज़ी अप्रोच है कि भई आज हमने कोई ₹5 का सिक्का ₹10 में खरीदा, वो 20,000 का निकल गया या 50,000 का निकल गया, या हमारी इन्वेस्टमेंट हमने इसमें 2 लाख की हो, 20 लाख की हो गई या 50 लाख की हो गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि कलेक्टर्स के लिए, अगर आप कलेक्टर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करने चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें, जैसे पिछले एक्सपीरियंस में मेरे कोई रिटायर्ड एक सीनियर पर्सन थे, वो मेरे पास आते थे कि वर्मा जी आप माल खरीद रहे हो, तो वो अमेज़न से खरीदते थे या किसी ऐसी ऐसी वेबसाइट से खरीदते थे जो वेल नोन है, और जितनी भी रेयर चीज़ें हम यूट्यूब पे बताते थे, लगभग वही रेयर चीज़ें सारी वो हमारे काउंटर पे ले आते थे। शुरू में सबसे पहले 4 या 5 बार में मैंने उनको समझाया कि देखिए सर, ये सारी चीज़ें नकली हैं और जिस भी आपने सोर्स से खरीदी हैं, उन्होंने कहा भई वहाँ प्रोविज़न होता है कि आपकी चीज़ गलत आती है तो आप रिफंड कर सकते हो। लेकिन हमें 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन का जो प्रोविज़न था वो क्रॉस हो चुका है, तो हमारी ये आइटम रिफंड नहीं होगी। तो लगभग उनको 8-10 बार आने के बाद जजमेंट हुआ कि भई जो सोर्स उनका परचेज़िंग का था रेयर चीज़ों का, वो ऑथेंटिक ही नहीं था और वहाँ से वो नकली चीज़ें लाकर हमें बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे, जिन्होंने हमारी यूट्यूब या किसी भी यूट्यूब के थ्रू या बुक के थ्रू आइटम्स के प्राइस देखे होंगे, और उनको ऐसी किसी भी वेबसाइट पे, जहाँ पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि भई वो क्या चीज़ बेच रहे हैं, एक ऑथेंटिसिटी का गारंटी नहीं है, या किसी भी दूसरी वेबसाइट, मैं कहता हूँ किसी का भी पर्टिकुलर नाम ना लें, कम से कम 100, 150, 200 वेबसाइट ऐसी होंगी, जहाँ पर ये काम सब तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज़ 50,000 की या 20,000 में या 5,000 में या 2,000 में आपको मिल रही है, और वो लेकर आप सारा का सारा स्टॉक अपने पास कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, तो सबसे पहला तो आपका नुकसान वहीं से शुरू हो जाता है कि भई आपने कोई भी चीज़ रेयर समझ के वहाँ से ले ली, चाहे आपको लग रहा है कि वो 50,000 की आइटम है, आपने 4,000 में ले ली, तो वो आपके 4 के 4,000 का नुकसान है। दूसरी चीज़, अगर वो चीज़ आपने ले भी ली और वो रिटर्नेबल नहीं है, तो आपको कभी भी ये कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो नुकसान है, पूरी इन्वेस्टमेंट बेकार है। इसके साथ-साथ अगर किसी चीज़ की वैल्यू बुक के अंदर यूएनसी का प्राइस 40,000 दिया हुआ है और रनिंग कंडीशन का उसका प्राइस दे रखा है 2,000 या 3,000 या 4,000, तो आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से एक्स्ट्रा फाइन करके वो 40,000 की ले लोगे, तब भी वो महँगी है। क्योंकि जिस टाइम हम परचेज़ करते हैं, उस टाइम पर हम फाइन, वेरीफाइन, एक्स्ट्रा फाइन, इन तीनों चीज़ों को एक नॉर्मल कंडीशन कंसीडर करके ही करते हैं, और जब हम प्राइस माँगते हैं आपसे, तब भी हम यूएनसी के प्राइस नहीं माँगते उसके। तो जो चीज़ें आप वेबसाइट से या कहीं से भी खरीद रहे हैं, वो चीज़ें अगर आपने बहुत महँगी खरीद ली, तब भी आपको उसमें नुकसान है, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे एक नॉर्मल चीज़ के प्राइस 10-10 गुना बढ़ाकर भी लिए जा रहे हैं, और आप उसको ऑथेंटिक समझ के अगर वहाँ से वो 10 गुना प्राइस में खरीद लोगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा, भई ये चीज़ें हमने इतनी महँगी खरीद ली हैं, तो उसकी रिटर्नेबल वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी आपको 10 गुना प्राइस में बेच रहा है, उसके पास रिटर्न का कोई स्कोप नहीं होता। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी अच्छी वेबसाइट से खरीदते हैं, एक जेन्युइन आदमी से खरीदते हैं, जेन्युइन आदमी के ऑफ़िस जाके खरीदते हैं, तो उसमें ये हो सकता है, भई अगर वो चीज़ आपने 800 में खरीदी है, तो वो उसका रिटर्नेबल वैल्यू उसकी ₹500 आपको दे दे। कि भई ₹300 में जीएसटी आ गया, पैकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या उसका अपना प्रॉफ़िट हो गया। तो वो चीज़ें अगर मान लो 800 में आपने खरीदी और उसने 500 दे दिए, तो वो आपकी रिटर्नेबल वैल्यू बन सकती है। लेकिन अगर वो चीज़ वो 500 के बदले 200 में भी ना खरीदे, तो आपकी रिटर्नेबल वैल्यू उसकी नहीं रहेगी। तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करें कि कहीं पर भी आपकी ये गलतियाँ आपको नुकसान की तरफ ना ले जाएँ। और ये लाइन इतनी ईज़ी नहीं है जितना माना जाता है। ये कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में हैं कि 786 का नोट या फिर कोई फैंसी नंबर ऐसे जो लाखों करोड़ों की, उसमें भी अगर यूएनसी कंडीशन है तब उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे 1939 का ₹1 सबको पता है रेयर है। सब निकाल के लाते हैं, लेकिन 99% उसमें से फेक होते हैं। उसमें चांसेस बहुत कम है कि वो ओरिजिनल होगा जो रेयर है।
इसमें कुछ कॉइन्स जो कॉमन हैं या स्केयर्स हैं, बुक के हिसाब से आप परचेज करके उसको मत लाओ। अगर आपके पास सर्कुलेशन में है या सर्कुलेशन प्राइस में आ रहा है, तब आप उसको ला सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्योरली एज ए कलेक्टर काम कर रहे हैं, तो किसी एक ऐसे सोर्स को पकड़ लो जहां पर आपकी एक क्वेश्चनिंग हो सके कि फर्दर फ्यूचर में अगर मेरे को वो चीज रीसेल करनी है, तो उसको आपको प्रॉपर वैल्यू मिल सके। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कलेक्टर्स के लिए हैं। इसके साथ साथ अगर वो चीजें आप लाते हो, तो आपको रखने का भी पूरा क्राइटेरिया, पूरा सिस्टम आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्लाइमेट के हिसाब से भी खराब होती हैं और इनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी से रखना चाहिए। तो ये चीजें अगर आप कलेक्शन कर रहे हैं या इन्वेस्टर भी हैं, तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे बंडल ले लिए और वो ऐसी जगह है जैसे चेन्नई, चेन्नई के साथ साथ इधर आपका बॉम्बे हो गया या समुद्र का एरिया जहाँ पर है या जहाँ पर ज्यादा मॉइस्चर रहता है, तो वहां पर पिन में रस्ट आ जाएगी सारी। तो उसको एयर टाइट प्लेस पर रखना चाहिए, ऐसी पैकिंग करनी चाहिए जिसमें वो रस्ट ना आए। या इस तरीके के बहुत सारे तरीके आपको अपनाने चाहिए कि जिसमें आप अपना जो कलेक्शन है उसको प्रॉपर रख पाए। तो मेरा सजेशन यही है कलेक्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि कोई भी परचेजिंग सोच समझ के करें। खास तौर से इस बात का ज्यादा ध्यान दें कि वो चीज नकली है या असली है। बहुत सारे कॉइन्स असली होते हैं लेकिन टूल्ड होते हैं। टूल्ड का मतलब ये हो गया कि अगर उस चीज का मिंट मार्क, जैसे 1991 का नोएडा मिंट, ये महंगा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो मिंट मार्क होता है उसके बॉम्बे के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा कट करके उसको राउंड शेप में ले लेते हैं, जिससे कि वो महसूस होता है कि वही नोएडा मिंट है। इसी तरीके से वन पाइस घोड़े वाला 1953, 1954, 1955 ये रेयर हैं। उसमें भी क्या करते हैं, जो बॉम्बे मिंट मार्क होता है उसको कटर से लेके, जो घड़ी के इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें छोटे कटर होते हैं, उसको बीच में से कट कर देते हैं और ये कहकर बेच देते हैं कि स्प्लिट डायमंड है और रेयर है। तो इन सब चीजों से बहुत ध्यान रखना है। और कुछ लोगों ने, अभी मेरे पास 1957 की अठन्नी आई थी 50 पैसे, उसकी वैल्यू भी 20 से 30 हजार रुपये होती है। तो उसको जब हमने ध्यान से देखा तो वो 1960 को उससे रेती से क्लीन करके फिर उसके ऊपर उन्होंने 1957 का वो लगा रखा था। तो ऐसी चीजें बहुत सारी आ रही हैं नकली। और इसी तरीके से मैंने अभी देखा था एक बीकानेर स्टेट का क्वार्टर आना, उस क्वार्टर आने में भी बिल्कुल पूरा का पूरा कॉइन ही नकली बना हुआ था। तो इसके दो कॉइन मेरे को बॉम्बे किसी कलेक्टर ने दिखाए थे और कल मेरे को दिल्ली में भी किसी कलेक्टर ने दिखाए थे। उनके पास थे बीयू में, ब्रिलियंट यूएनसी में क्वार्टर आना बीकानेर स्टेट का। वो दोनों के दोनों बने हुए नकली थे। इसी तरीके से 1974 में 1874 में एक 1/12 आती है, सबसे रेयर होती है। वो भी काफी सारे कॉइन्स काफी लंबे टाइम पहले, लगभग 6-7 साल पहले हमारी पकड़ में आए थे कि जो लगभग सारे ही नकली थे, उनको कास्ट किया हुआ था। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल नकली आ रही हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक प्लेस, और किसी भी एग्जीबिशन में कुछ भी सामान बेचना हो या खरीदना हो, तो ऐसा सोर्स पकड़ो जहां पर आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो। तो बार बार यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें सोच समझ के आइए और उसको आप उसी तरीके से कीजिए जो उसका तरीका है। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।